नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और कई महीनों से जो दिल्ली के बॉर्डर पर और जो पंजाब है वहां के आसपास के जो किसान थे वो स्ट्राइक और कर रहे थे सरकार के खिलाफ। लेकिन कल के डेट में मैंने पढ़ा कि भास्कर न्यूज में सरकार जो है इसको 1.5 सालों तक मतलब कि अस्थायी तरीके से उसको स्थगित करने वाली है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संसद से जो बिल पास होता है वो किसकी राय पर होता है। और सबसे बहुत जरूरी बातें ये हैं कि संसद से जितने भी बिल पास होते हैं वो केवल हमारे द्वारा चुने गए जो लोकसभा में जो सांसद बैठते हैं, लोकसभा में जो राज्य के विधानमंडल में जो विधानसभा होती है इसमें जो आपके एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, और देश की संसद में जो सांसद होते हैं उनके विचारों पर होती है। पूरी दुनिया जानती है कि आज के जो विधायक हैं जैसे कि चुनाव होते ही वो पार्टी बदल देते हैं। हम उस पर कैसे विश्वास रखें? वो नेता जो चुनाव आते ही अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, वो इस तरह के बिल को ला करके वो क्या ये निर्णय सही है कि उनके विचार भी बिल सही होगा या गलत होगा, इस कैसे समझ सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आजकल जनता द्वारा चुने जा रहे हैं हमारे विधायक लोग, वो जनता से आके तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट कुछ ऐसा नहीं है। वो ये देखते हैं कि भाई हमारा फायदा कहाँ पे हो रहा है, फायदा जहां पे भी उनका फायदा हो रहा होगा ना, जहां उनकी पार्टी जीत रही होगी वो उधर ही जाएंगे। अगर वो जिस पार्टी से लड़े हैं उधर से जीत गए, लेकिन अगर उनकी पार्टी सेंट्रल पे नहीं है तो वो उसको छोड़ देंगे, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अभी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगर बीजेपी हार रही होती तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस में चले जाते, बट ऐसा नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से हार रही है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सब पूरी दुनिया को पता है। कांग्रेस पार्टी के वोट लगे हुए हैं, तो जितने भी वहां के विधायक हो रहे हैं पूरे उठ के कहाँ आ रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अच्छा उदाहरण है इसका एग्जाम्पल। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में और जब बीजेपी की सरकार बनने वाली थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे उस समय जब कांग्रेस हार रही थी तब कांग्रेस को छोड़ करके वो बीजेपी में आ गया। उन्होंने बिल्कुल एंड टाइम में बिल्कुल धोखा दिया अपनी पार्टी को। और ये जो चीजें हैं वो चीजें बताती हैं एक तरीके से एक समाज का जो एक सच्चा जो है वो एक मतलब कि सेवादार है, नेता के रूप में वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सेवादार का मतलब ये है कि वो किसी भी पार्टी में होते हुए भी अपने अस्तित्व को ना खोए, क्योंकि किसी भी पार्टी में होगा उसके हाथ तो हैं, पैर भी रहेंगे। किसी पार्टी में अगर कम गिर रही है तो उसके हाथ तो नहीं चले जाते, पावर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उसकी अगर इच्छा शक्ति अगर वाकई में है तो वो पार्टी को नहीं छोड़े और उसी पार्टी में होते हुए देश की सेवा करे और देश के वो लोग जो सबसे निचले स्तर पे रहते हैं उसकी सेवा करे। तो वाकई में मैं ये मानूंगा। लेकिन अब बिल जो आया था उसमें मैं उसकी अगर बात करूं तो देश में हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। अभी एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये प्रोटेस्ट हो गया। किसान लोग लगभग 50 दिन हो गए, 50 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली पे और धरना दे रहे थे। तो अब सरकार सोच रही थी कि इसका अपन बाईपास क्या लाएं। तो वो बाईपास करने के लिए एक्चुअल में क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया अभी चलो इस पे सुप्रीम कोर्ट आई, उसमें स्टे लग गया कि चलो अभी नहीं होगा, 1.5 साल 1 साल की मोहलत दी जाएगी, इसमें कुछ कानूनी सुधार किए जाएंगे और फिर से लाया जाएगा। पर एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास चेंज किए जाएंगे। थोड़े बहुत चेंज होंगे, ऐसा नहीं है। सरकार भी किसानों का ध्यान रखती है और किसान भी सरकार की बात मानते हैं, तो ये चीज तो होगी और देखने को मिलेगा कि 1 साल बाद क्या होता है। और अभी देखते हैं कि किसान भी क्या करने वाले हैं, क्या वो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने अपने घर चले जाते हैं उनकी बात को सुनकर। किसान जिस प्रकार के जो मुद्दा उठा रहे थे उसमें बिल में, उनका सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एमएसपी को लेकर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पता होगा कि सरकारी जो दुकानें होती हैं आपके घर के आसपास होती हैं जिसको कोटा बोलते हैं आप अक्सर करके, और जहां पर बड़े किसान जो हैं और छोटे किसान जो हैं अपने अनाज के हिसाब से वहां पर अपना अनाज बेचते हैं। तो जिस दाम पर बेचते हैं वो किसान, ये पंजाब के किसान भी चाहते हैं कि इन तीनों बिल को सबसे पहले तो समाप्त किया जाए। और अभी वर्तमान समय में जितनी भी सहकारी जो दुकानें हैं, सहकारी भंडारण केंद्र है, वहां पर जिस दाम पर हमारे जो अनाज बेचे जाते हैं उसी दाम पर एमएसपी पर ही बाहर की मंडियों में हमारा अनाज जो है बिके। आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, होना ही चाहिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बात साफ तरीके से लिखा गया कि 96% लगभग जो किसान है हमारे देश के वो
बाहरी मंडियों में अपना अनाज बेचते हैं, जबकि केवल 6%। बिल्कुल ऐसा उन्होंने बताया था, 6% 6% केवल वो सहकारी मंडियों में बेचते हैं। सहकारी मंडी में मतलब साफ है कि सरकार जो है उनको अच्छे मोटे दाम नहीं देती सहकारी दुकानों में, और इसका नतीजा ये निकलता है कि लगभग 50% से ज्यादा जो है किसान वो बाहरी मंडी में बेचते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सरकार तो कर रही है, चलो एमएसपी बना के रखी है, सरकारी उनकी मंडियां हैं कि आप जाओ वहां पे इतने रुपए। हाँ, लेकिन वहां पे जो बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो ऑफिसर हैं, वो पारदर्शिता देखने को नहीं मिल रही है वहां पे जो भी किसान जाएगा शुरू में तो वो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका गोदाम खरीदने में भी वो लोग बहुत हिचकिचाते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपका अनाज अच्छा नहीं है, कचड़े हैं उसमें, और वो लोग बिल्कुल और उसको बोल देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, बोरे नहीं है, ये है वो है, ऐसा जगह नहीं है, वो बाहर कर देंगे। अब उनको पता है कि ये किसान है, ये ज्यादा अपना अनाज अपने घर पे रख नहीं सकता, इसके पास कोई गोदाम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जाके अपना माल अनाज बेचेगा। और जैसे ही किसान कम दाम पे बेचता है मार्केट में, वो जाते हैं कर्मचारी और वहां से वही अनाज जो जिसको बोले थे खराब है, ऐसा है वैसा है, उसी को वो कम दाम में उठाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर एमएसपी था उनका 18 रुपए पर केजी के हिसाब से, लेकिन वो मार्केट में जो किसान था वो 14 रुपए के हिसाब से बेच के आ गया। अब ये जाएंगे उसको 15 रुपए के हिसाब से उठा लेंगे, 3 रुपए के पर किलो के हिसाब से फायदा हो रहा है। मार्केट में चल रहा है मार्केट में जैसे किसान अगर मजबूर हो रहा है तो उसमें जो कर्मचारी हैं, ऐसा देखा भी गया है, सरकारी डाटा भी ऐसा बताते हैं कि कई कर्मचारी भी इस प्रकार के पकड़े गए हैं कि सरकारी मंडियों में तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वही जो अधिकारी होता है वो मंडियों में आता है और उसी किसान से वो अनाज जो है कम दाम पे खरीद करके अपनी मंडियों में लाता है और उस पे तोल मटोल करके अपने अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करवा देता है। तो आजकल भ्रष्टाचारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप भी देख सकते हैं कि यहाँ इसमें सब दो चीजें साफ निकल कर आती है। एक चीज तो ये कि एमएसपी पर ये बिल नहीं बना रहे हैं, दूसरी चीज ये कि सरकारी मंडी में जो हमारे अधिकारी हैं सरकार के, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, और इसका यही नतीजा है कि किसान का जो अनाज वो है वो सरकारी मंडियों में अच्छी तरीके से बिक नहीं पाता। और दूसरी मैं चीज आपको बता दूं कि किसान ने जो रेट तय की थी, CACPG कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट प्रोडक्ट जो होता है, खाद्य मूल्य और लागत आयोग जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, तो उसमें 5 पोस्ट होती है, आप उसको सर्च करके देखिएगा। 5 पोस्ट होती है जिसमें से 2 जो पोस्ट होती है वो मेन तरीके से किसानों की होती है। और मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये देखा था, भास्कर न्यूज एनालिसिस में मैंने ये पढ़ा था कि उसमें जो है 2 किसानों की जो पोस्ट है, मतलब जो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं और खेती किसानी करते हैं और अच्छे नॉलेज रखते हैं, उसमें उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनका योगदान होता है। लेकिन उनकी पोस्ट खाली थी और इसके बावजूद भी 2019 में एमएसपी के बिल जो है CACP ने अनाज के ऊपर 13 अनाजों के ऊपर जो है उन्होंने मूल्य निर्धारित किया। आप देख सकते हैं बिना किसान के, बिना किसी किसान के वो लोग अपने से यहाँ पे बैठे अपने से वो उनका मूल्य डिसाइड कर दे रहे हैं कि भैया ये अब इस बार इतना बिकेगा, ये इतना बिकेगा। इसमें एक और सुधार होनी चाहिए कि केवल 2 ही किसान क्यों, अगर बात किसानों की अगर हो रही है तो 3 किसान रखिए, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा किसान होने चाहिए उसमें, ताकि बिल्कुल दाम जो है पूरी निखर के आए, जमीनी स्तर पर क्या है उसकी मूल्य समझ में आए कि किस बार खेती ज्यादा हुई है, किस बार फसल अच्छी हुई है, ये चीजें पता चलनी चाहिए आदमी को। उसके बाद ही तो हम लोग उसका रेट डिसाइड कर सकते हैं, और हम कैसे कर देंगे, हमको पता ही नहीं है। यही नतीजा खेत में चल के आ रहा है और हम इधर रेट डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये गेहूं इतने रुपए चलेगा, चावल इतने रुपए चलेगा, ये क्या है। वो आदमी जो कभी खेती नहीं करता, अनाज नहीं बोता, उस कमेटी में सबसे ज्यादा संख्या है, वो अनाज कैसे निर्धारित कर सकता है। मैं मानता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उनकी सच्चाई जो है धरी की धराई रह जाती है, ज्ञान सारा असली सच्चाई तो किसान ही जानते हैं। खेत में जाओ, मेहनत करो, उसके बाद समझ आता है। और दूसरी चीज मैं ये बात करना चाहूंगा कि आप कौन होते हैं रेट तैयार करने वाले। अनाज अपने मेहनत से किसान जो है मेहनत से अपने पैसे लगा करके, उधार पैसे लगा करके, लोन निकाल करके, आप उसकी रिपोर्ट भी पढ़िएगा कि सालाना हमारे देश में किसान कितने आत्महत्या कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 2020 में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करी हैं। इसका जिम्मेदार अगर है तो पूरी तरीके से सरकार को मैं ठहराना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ही वो है जो अच्छी तरीके से उसको पैसे नहीं दे पाती उस अनाज का, और मजबूरन लोन चुकाने और कर्जे में दब जाने के कारण इतना उसका जो प्रेशर हो जाता है, बढ़ जाता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा था कि जो एमएसपी है वो पूरी तरीके से निर्धारित करनी चाहिए, ताकि सरकारी मंडियां हो चाहे बाहरी मंडियां, ये दोनों तरीके से, और एक मूल्य निर्धारित होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बता दूं कि टमाटर है, अगर टमाटर बहुत अच्छा है तो उसका एक फिक्स प्राइस कर दीजिए, मैक्सिमम प्राइस कर सकते हैं कि 50 रुपए से ज्यादा टमाटर का दाम नहीं जा सकता, और एक मिनिमम कर दीजिए
आप 10 रुपए ही कर दीजिए, लेकिन करिए, क्योंकि जब मार्केट का भाव कम होता है तो 5 रुपए किलो भी टमाटर बिकते हैं। अरे हमारे यहाँ तो 2-2 रुपए तक गए हैं। 2-2 रुपए फेंक के चले जाते हैं किसान लोग बेचारे। अब क्या करेंगे, उनकी इस बार फसल ज्यादा हुई तो वो कहाँ लेके जाए, मंडी में तो भाई 2 रुपए चल रहा है। और ये चीजें भी अनाज के लिए होनी चाहिए, मोटे जो अनाज है हर चीज के लिए, अगर जैसे है कोई भी चीज ज्यादा हो रहा है तो आप एक्सपोर्ट करने पे ध्यान देना। अलग अलग स्टेट में पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में कोई चीज ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे कम है। प्याजी का आप एग्जाम्पल ले लो कि महाराष्ट्र में 50 रुपए किलो है तो यहाँ पे 20 रुपए किलो चल रही है। ऐसा अलग अलग स्टेट में चलता रहता है। तो ये अलग अलग जो कम्युनिकेशन है ना इन लोग का, वो एक सटीक वे में होना चाहिए कि किसी स्टेट में कोई चीज ज्यादा हो रही है उसको ट्रांसपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, दूसरे स्टेट में भेजो, और जो रेट है रहे वो एक एमएसपी के अंतर्गत ही आए और किसानों को अच्छी लागत का। और दूसरी चीज ये कि जो किसान थे, लगभग आप देख रहे होंगे महीनों से, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, वो लगभग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बहुत ही सटीक सी बात है कि वो नेता जब चुनाव का समय आता है वही नेता किसानों के द्वार पर जाता है, पैर पड़ता है और उससे विनती करता है कि मुझे आप जिताइए। वही नेता जब किसान अपनी अनाज का दाम मांगने के लिए रोड पर उतरता है तो वही नेता घर के अंदर अपनी चौखट पे बैठकर आराम दे रहे होते हैं। आपने अभी देखा होगा विधानसभा के चुनाव स्टार्ट हो गए हैं, पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं बात करूं कि राजनाथ सिंह हो या फिर अपने क्या नाम है उनका मोटे भाई का नाम, अमित शाह जी हो, है ना। अब आप देख सकते हैं कि किसान वहां दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की राजधानी, दिलवालों की राजधानी, वहां पे सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और वो पश्चिम बंगाल में जाके पश्चिम बंगाल में वहां पे लेकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं वहां जाके। ये वही नेता है जिसने बिल पास किया था, बिल पास करवाया था, उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं अमित शाह, राजनाथ, जितने भी सारे लोगों को मैं बोलूं, लेकिन कोई भी बंदा वहां पर नहीं गया। आप बिल पास करने की संसद में औकात रखते हैं, लेकिन उसी किसान जिसके लिए आपने बिल पास किया उसके सामने खड़े होने की आपकी औकात नहीं है। बात साफ जाहिर है कि आप गलत हैं, कुछ ना कुछ तो गलत है। किसान इसलिए ही उतरा है क्योंकि उसके बिल में, आपके बिल में कुछ कमियां दिख रही हैं। आपको वहां पे जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने जो भी वहां के नेता थे जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बात हो जाते, बात करते, जो प्रॉब्लम थे उसका निराकरण करने की बातें करते, अच्छे समझते कि भाई मुद्दा क्या। और आपने समझाया भी नहीं ना उस बिल को समझाओ। और जब समझ आया किसानों को तो किसानों ने प्रोटेस्ट किया, और अब प्रोटेस्ट किया तो आप बात नहीं मान रहे हो। आप तो बिल्कुल अपने ही लय में चले जा रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है भैया। किसानों और सरकार दोनों का साथ में कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए, उसके बाद ही तो कोई भी नियम पारित हो सकता है। आप किसानों के लिए बना रहे हो और किसानों से नहीं पूछ रहे हो कोई भी। किसानों की राय लेना बहुत जरूरी है इसमें। हम उससे राय नहीं ले सकते जो बिके हुए हैं आज के डेट में। वो विधायक और एमएलए जो सांसद है जो बिक जाते हैं 2 कौड़ी के भाव में, सालों उनका बिल्कुल भी राय बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुद्दा और विषय अगर किसानों का है तो किसानों की राय बहुत जरूरी है। हम उनकी राय नहीं ले सकते जो गिरगिट की तरह वक्त आने पर तुरंत बदल जाते हैं, रंग बदलते हैं, अपनी पार्टियां भी बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं। जो पार्टी जीत रही है बस उधर ही सप्लाई हो जाएगा। उधर तो डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है भाई।